हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज अफगानिस्तान को लेकर के, अफगानिस्तान में काफ़ी लंबे समय से इनस्टेबिलिटी बनी हुई है क्योंकि वहाँ पर यूएस की आर्मी वहाँ प्रेजेंट थी और तालिबान के बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट बना हुआ था। अब देखो, तालिबान जब फर्स्ट टाइम रूल किया था तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के ऊपर, तो उस समय यहाँ पर जो भी पीपल हैं, जो भी यूथ है, उनके राइट्स को, स्पेशली उनकी सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनको काफ़ी थ्रेटन किया गया था। तो अब देखना होगा कि तालिबान के सेकंड एरा में ये सारे जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है या सेम तरीके से तालिबान यहाँ पर रूल करेगा। अगर अफगानिस्तान की हम बात करें तो अफगानिस्तान में पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यंग पीपल रहते हैं, लेकिन उन यंग पीपल में से 40% ऐसे यूथ हैं जो ना तो स्कूल में है और ना ही एम्प्लॉयड है। अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज़ में एक है। यहाँ पर कैपिटा ईयरली इनकम $2110 है। यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की बात करें कि एक वीमेन ने लगभग एवरेज कितना एजुकेशन गेन किया है, तो स्कूल में उसके रहने का जो समय है वो 1.4 है। ये जो अफगानिस्तान कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में 10th हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यहाँ पर पाया जाता है। मतलब 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर 638 जो मदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। एंड ए सिग्निफिकेंटली हाई अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ओके, 60.3 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चों के ऊपर 60 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है, मदर मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई रेट पाई जाती है। अब यहाँ पर हर पॉइंट को लेकर के चार्ट दे रखे हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2019 के डाटा हैं। इसमें देखो, यहाँ पर ये जो ईयर के बाद में जो ये यहाँ पर ब्रैकेट में जो डिजिट लिखा हुआ है, ये इस इंडेक्स में कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ये उसका नंबर है। और ये जो डिजिट लिखा हुआ है ये कि इस इंडेक्स में अफगानिस्तान की कौन सी रैंक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2019 के इंडेक्स को अगर हम देखें तो 191 कंट्रीज़ में इसका सर्वे करवाया गया था और इसमें अफगानिस्तान की रैंक 166 है। सेम इसी तरीके से प्रेस फ्रीडम की अगर हम बात करें तो प्रेस में 175 कंट्रीज़ में सर्वे करवाया गया और इंडिया की रैंक है, अफगानिस्तान की रैंक है 117। इसी तरीके से यहाँ पर हर इंडेक्स को लेकर के अफगानिस्तान की रैंक यहाँ पर शो कर रखी है। तो इस चीज़ से आपको ये पता चलेगा, जब आप इसको हर इंडेक्स को यहाँ पर देखोगे तो अफगानिस्तान की जो कंडीशन है वो काफ़ी डिग्रेड है और समय के साथ में अगर इसी तरीके से पतन वहाँ पर होता रहा तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको हर राइट से डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा। अब ये जो फैक्ट्स है ना, अगर अफगानिस्तान देखो काफ़ी न्यूज़ में है, अफगानिस्तान को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में आंसर राइटिंग में इसका यूज आप कर सकते हो। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सभी नहीं रटना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ये 1, 2, 3 ये जो फैक्ट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। जब आप इस तरीके से फैक्ट से अपने आंसर को जस्टिफाई करते हो तो आपके जो मार्क्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ओके, द हिंदू में फ्रंट पेज पर जो फर्स्ट न्यूज है वो शशि थरूर को लेकर के है। शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर, जिनकी 2014 में डेथ हो जाती है, 17 जनवरी 2014, और अब शशि थरूर को सुनंदा डेथ केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर ही, तालिबान ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि एक नई काउंसिल अफगानिस्तान को गवर्न करेगी। इस काउंसिल में जो हेड होंगे उसको प्रेसिडेंट के बराबर माना जाएगा। हालांकि जो यहाँ के तालिबान के हेड हैं अखुंजदा, ये जो हैं वो अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट रहेगा ना, जो काउंसिल का हेड रहेगा, उससे भी ऊपर इनके पास में पावर होगी। तालिबान से जब पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी होगी तो तालिबान ने बोला कि कौन सा सिस्टम अफगानिस्तान को गवर्न करेगा इसके बारे में कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन हमें ये बिल्कुल हम श्योर हैं कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब हम यहाँ पर रूल करेंगे सरिया लॉ के तहत। ये जो सरिया लॉ है इसका ओरिजिन 2 जगह से होता है। मोहम्मद पैगंबर साहब की जो मिसालें दी जाती हैं, उन्होंने जो मिसालें दी, मतलब उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो टीचिंग्स दी, उनके आधार पर, और जो
इस्लाम की होली बुक है कुरान, उन दोनों से इसका ओरिजिन होता है। तो इस शरिया लॉ के तहत ही वो यहाँ पर गवर्न करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि एनडीए के एग्जाम में वीमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो ऑर्डर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो इक्वलिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, असम में डिटेंशन सेंटर्स हैं, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए, मतलब ऐसे लोग जो वहाँ की सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन जिनको नहीं माना जा रहा है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। इन डिटेंशन सेंटर का नाम चेंज करके ट्रांजिट कैंप्स कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज हरियाणा को लेकर के है। यहाँ पर ओलंपिक्स की बात की जा रही है, स्पेशली एमडीयू जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की, उसके बारे में ये बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में टोक्यो ओलंपिक्स में जो 30 हरियाणा प्लेयर्स गए थे उसमें से जो 12 थे वो यहाँ से बिलोंग करते थे एमडी यूनिवर्सिटी से, एमडीयू से, ओके। और जो रवि दैया हैं जो जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया रेसलिंग में, वो भी एमडीयू से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से स्टेट से 4 ओलंपिक मेडलिस्ट, जिसमें विजेंद्र सिंह, रेसलर योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक एंड रवि दहिया, ये एमडीयू के एल्यूमिनी हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर जो एमडीयू है ना, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है हर गेम को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रली एयर कंडीशन मल्टीपर्पज़ जिम्नेशियम है, हॉल है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल एंड लॉन टेनिस कोर्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी आगे लेकर के जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी का। इसी तरीके से अगर हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर इसी तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट करे तो इंडिया के लिए काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट सामने आएंगे। नेक्स्ट न्यूज है राकेश अस्थाना को लेकर के। जो राकेश अस्थाना है वो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर और उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था। अब इसको लेकर के एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो मिस्टर अस्थाना का जो सिलेक्शन हुआ एज पुलिस चीफ, उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि मान लो कोई भी ऑफिसर, उसके रिटायर होने में काफ़ी कम समय है, 6 महीने से कम समय बचा हुआ है, तो उनको ऐसी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और जो राकेश अस्थाना है उनको तो रिटायर होने में सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे। इसके अलावा उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको लीगल बोलने का ये भी कारण है कि जो इंटर कैडर जो चेंजेस हुए उसके आधार पर भी ये बोला जा रहा है कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल और मल्टीपल ग्राउंड्स के आधार पर कंप्लीटली उसको इलीगल बोला गया है, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं। रूल का वायलेशन भी किया गया है, जैसे कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड एक्सटेंशन इन सर्विस बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 60 years. The appointment was also in violation of the policy regarding inter-cadre deputation of all India service officer as prescribed under the Department of Personnel and Training's Office Memorandum of November 8, 2004. ये जो रूल्स हैं इनका वायलेशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका वायलेशन किया गया है। तो इन प्रॉब्लम के आधार पर पिटीशन डाली गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर देखो इंडियन मीटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि आने वाले समय में जो मानसून को लेकर के कंडीशंस फेवरेबल है। देखो कुछ जो फार्मर्स हैं वो आईएमडी को लेकर के कोर्ट में चले गए। उन्होंने बोला है कि आईएमडी की वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी फसल को, उनकी क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कि उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दी थी ना, एमपी के फार्मर वो कोर्ट में गए हैं। उनका बोलना है कि आईएमडी ने बोला कि इस समय बारिश होगी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्रॉप को बो दिया। उस समय बारिश ना होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है, उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग सर्विस प्रोग्राम उम्मीद को लॉन्च किया है। दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसको स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है मिस्टर अस्थाना ऑल्सो हाईलाइटेड द अचीवमेंट ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नागरिक भाईचारा समिति।
मिस्टर अस्थाना ने ये स्टेटमेंट दिया कि देखो इतनी पुलिस नहीं है कि हम हर पॉइंट के ऊपर पुलिस को अपॉइंट कर सकें, इसके लिए हमें कम्युनिटी बेस्ड इसी तरीके का पुलिस फोर्सेज को लगाना होगा। इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा और ये असिस्ट करेंगे पुलिसिंग को, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पुलिसिंग के साथ में शेयर करेंगे। इससे पुलिस का काम करने का जो काम है वो काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसको यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है ओके कि उम्मीद क्या है। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्राइम्स हैं जिनका रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दी है सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस के बारे में। अब इस रिकमेंडेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 वीमेन जजेस इसमें शामिल हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए बीवी नागरथना यहाँ पर है, हिमा कोहली है ओके, ये जो नाम है, इसके अलावा एक नाम और है, उन तीनों को शामिल किया गया है इन रिकमेंडेशन में। ये जो 3 वीमेन जजेस है ना, इसमें जो बीवी नागरथना है, ठीक है, बीवी नागरथना के बारे में ये बोला जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में इंडिया की ये फर्स्ट वीमेन CGI बन जाए ओके। तो देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ये भी बोला गया है कि काफ़ी कोशिश की जा रही है कि हाईएस्ट जो जुडिशरी है उसमें वीमेन का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजे जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे इंडिया को एक जो वीमेन है उनका नाम है M त्रिवेदी ओके। तो ये 3 वीमेन हैं जिनका नाम सजेशन दिया गया है, और वीमेन को जुडिशरी, हायर जुडिशरी लेवल पे जिस तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए आप, उड़ीसा की बात है। उड़ीसा में एक स्टूडेंट इंटरनेट सिग्नल को चेंज करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर जाता है और वहाँ पर उसकी गिर करके डेथ हो जाती है। देखो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, सिग्नल ही अवेलेबल नहीं है, और प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है कोविड की वजह से, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये इंडिया का हमारा जो एक लेवल है वो ये दिखाता है कि जो रीजनल एरियाज़ है ना, जो काफ़ी डिस्टेंट एरियाज़ हैं, मतलब कैपिटल वाली जगह हो गई, या इसके अलावा जो बड़े सिटीज़ हैं उनसे काफ़ी जो डिस्टेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी जो बेसिक फाउंडेशन, जो बेसिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो काफ़ी पॉपुलेशन है वो परेशान होती है। और ये सारी चीज़ें ये ना इंसान को परेशान करके माइग्रेशन पर मजबूर कर देती है कि वो रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है। हमारे PM ने हालांकि ये बोला है कि हमारे आने वाले जो 25 ईयर्स हैं वो अमृत काल के रूप में उनको सेलिब्रेट करेंगे। अमृत काल के रूप में ये माना जाएगा कि ये जो टाइम है वो इंडिया को काफ़ी चेंज करेगा, ताकि जब हम 100 ईयर्स कंप्लीट करें हमारी इंडिपेंडेंस के, तो कोई भी इक्वलिटी, कोई भी ऐसे फेस ना हो कि इनइक्वलिटी है। अर्बन और रूरल एरियाज़ को सेम तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पर कोई भी एक दूसरे के बीच में डिफरेंस ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। माइग्रेशन जैसी जो परेशानी है जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको भी काउंटर कर पाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, मिस्टर जयशंकर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनकी काफ़ी विजिट थी US, मैक्सिको, इनको लेकर के उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक मेजर क्राइसिस इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया के पास में जो 1 मंथ की प्रेसिडेंटशिप है, उस समय ओपन डिबेट की जा रही है टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग ओके। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का कोई डिस्कशन हो रहा है। और मिस्टर S जयशंकर ने ये भी बोला कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद द UN यूनाइट अवेयर, ये जो चीज़ें हैं ना वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स को काफ़ी सेफ्टी में काफ़ी हेल्प करेंगी। मतलब ये जो इनिशिएटिव है यूनाइट अवेयर, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। इंडिया ने हमेशा से यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी मेजर रोल निभाया है। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंटशिप है उसमें पीस कीपिंग को प्रायोरिटाइज दिया जाएगा और इस मिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क
किया जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो मिस्टर जयशंकर ने 4 पॉइंट फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिंग द पीस कीपर्स एज द डिबेट, इसके ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने 4 पॉइंट्स के आधार पर आउटलाइन की कि इन पॉइंट्स के ऊपर तो कम से कम डिस्कशन होना ही चाहिए। उन्होंने बोला कि ही कॉल्ड फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रूवन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फील्ड सर्विसेबल टेक्नोलॉजी that were environmentally friendly in their construction. Second, peacekeepers needed sound information and intelligence, he said, and this would require precise positioning and overhead visualization. ये सारी चीज़ें हैं ना, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो यूएन को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड अवेयर में, और ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रेट प्लेजर वाली हैं। ये जो यूनाइट अवेयर है वो पीस कीपिंग मिशन के दौरान काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों को आप पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंक्लूड करोगे तो जो भी पीस कीपर्स आर्मी है उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो भी पीस कीपर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट होने की आवश्यकता है, ताकि उनको जो भी बेसिक फाउंडेशन है वो सब कुछ मिल सके। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मेमोरेंडम जारी किया है, MOU between India and the UN in support of the partnership for technology in peacekeeping initiative and the UN C4ISR Academy for Peace Operations। ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो जब आप उनको अकेडमीज मतलब उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी, उनके ऊपर अच्छा पैसा खर्च किया जाएगा, उनको साथ में टेक्नोलॉजी होगी, तो उनके पास सेफ्टी भी होगी और यूएन का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें इजीली लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होंगे। ये हमने जो IMD वाला देखा था प्रॉब्लम, वो यहाँ पर है। देखो, मध्य प्रदेश के फार्मर हैं और ये फार्मर यूनियन लीडर ने उन्होंने बोला है, उन्होंने कोर्ट में जाने की धमकी दी है कि IMD की वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात हुई है। COP16 के जो हेड हैं, यहाँ देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रेसिडेंट डेजिग्नेट आलोक शर्मा, उन्होंने इंडिया के विजिट की और इंडिया के जो एमिशन टारगेट्स हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा। उन्होंने ये माना कि इंडिया जो है वो अपने टारगेट्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो टारगेट डिसाइड किए गए थे हर कंट्री के द्वारा इंडिविजुअली, उसको क्रैक करने में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, आने वाले समय में जो 26 मीटिंग होगी वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी नवंबर में, और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने नेट जीरो टारगेट अचीव करने के लिए वर्क किया है, ताकि 2100 तक 2100 सेंचुरी तक हम जो डिग्री है, मतलब हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको हम ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर हम टारगेट डिसाइड करेंगे तो जो एमिशन कम होगा, और जब एमिशन कम होगा तो टेम्परेचर भी कम इंक्रीज होगा। कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो 120 कंट्रीज़ इसके लिए कमिटेड हुए थे, जिसमें से बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने 2050 तक मतलब 2050 तक अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए टारगेट फिक्स किया है। 5 कंट्रीज़ ने अपनी नेट जीरो प्लेजेस को सेट भी कर लिया 2050 तक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल हैं। ओके, चाइना जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एमिटर है, उसने 2030 को बोला है कि मेरा जो एमिशन का पीक होगा वो 2030 होगा और 2060 तक नेट जीरो के टारगेट को मैं अचीव कर लूँगा। नेट जीरो मतलब क्या होता है, आपका जितना एमिशन हो रहा है उस एमिशन को आप एनवायरनमेंट से कर्ब कर लें। इसके लिए आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाते हैं या अदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि एमिशन को जब कर्ब कर लिया जाएगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। यूएस ने भी अपना नेट जीरो टारगेट 2050 तक सेट कर लिया है और 2030 तक वो अपना एमिशन जो है उसको हाफ कर देंगे। इंडिया उन मेजर कंट्रीज़ में है जिन्होंने अभी तक अपना कोई भी टारगेट फिक्स नहीं किया है नेट जीरो एमिशन के लिए। अगर हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हमने टारगेट लिए थे उसके बारे में हम बात करें तो इंडिया के टारगेट में ये था कि हम 2030 तक हमारी जीडीपी का 33 से 35% जो एमिशन है उसको कम करेंगे 2005 लेवल के आधार पर। इसके अलावा जो भी हमारी प्रेजेंट टाइम में एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स का शेयर को इंक्रीज़ करेंगे 40% तक। ओके,
और इसके अलावा जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको 2.5 से 3% मतलब एरिया जो है फॉरेस्ट कवर जो है ट्री कवर फॉरेस्ट कवर उसको हम इंक्रीज करेंगे। और हालांकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट लिया है और प्रेजेंट टाइम में 100 गीगावाट तो हम अचीव भी कर चुके हैं, मतलब इतनी रिन्यूएबल एनर्जी का तो हम प्रोडक्शन भी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या है, $100 बिलियन का जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये पैसा देंगी ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अपने यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्टमेंट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए इस पैसे को यूज कर सकें। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि $100 बिलियन किस तरीके से भेजा जाएगा। जर्मनी और कनाडा जो हैं वो इस डिलीवरी के लिए अपना सेटअप बिठाने लग गई हैं, वो कोशिश करने लग गई हैं कि 2025 तक ये पैसा प्रोवाइड करवाया जा सके ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी इसके ऊपर वर्क कर सके। यूनियन कैबिनेट ने किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफिकेशन करने का अप्रूवल दे दिया है। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसको फेजिंग आउट करने के ऊपर वर्क किया गया था। प्रेजेंट लेवल के द्वारा 80 to 85% को 2040 तक हम मैनर तरीके से मतलब फेज्ड मैनर तरीके से जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ये HFC का जो भी एमिशन है उसको कम किया जाएगा। अगर हम बात करें जो HFC है वो रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया इन 2016 कमिटेड टू फेजिंग डाउन HFC इन 4 स्टेप्स फ्रॉम 2032 तक हम 10% का रिडक्शन करेंगे, ओके 2037 तक 20%, 2042 तक 30% और 2047 तक 80%। मतलब जब इंडिया 100 ईयर्स कंप्लीट करेगा तब हम 80% तक हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन है उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर पाम ऑयल को लेकर के है। अभी देखो जब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हमारे PM ने ये बोला कि बहुत सारे समय ऐसा हुआ है कि इंडिया ने पल्सेज, राइस, वीट इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इंडिया ने खुद को सेल्फ डिपेंडेंट किया है, मतलब हम कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ऑयल है, जो भी ऑयल पाम ऑयल जो है जिसको यूज़ किया जाता है खाने के लिए, उस पाम ऑयल का हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया ने बोला है, हमारे PM ने स्टेटमेंट दिया कि हम ऑयल पाम की फार्मिंग में भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। हम जो भी हमारा इंपोर्ट है उसको कम करेंगे और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इसके अलावा जो हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इस तरीके की सर्कमस्टेंसेज हैं कि वहाँ पर पाम ऑयल की फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, यहाँ पर इंडिया और वियतनाम की नेवी के बीच में एक्सरसाइज चल रही है साउथ चाइना सी। तो ये जो इस तरीके की एक्सरसाइज है ना, वो एक दूसरे कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू। देखो फॉरेन पीस पर जो न्यूज़ है वो अफगानिस्तान को लेकर के ही है कि अफगानिस्तान आने वाले समय में किस तरीके से रूल करेगा। अफगानिस्तान जो है उसमें ये बोला गया है कि अफगानिस्तान ने हालांकि स्टेटमेंट दिए हैं कि हम हर किसी के राइट को सेव करेंगे प्रेजेंट टाइम में। हालांकि हम जो रूल करेंगे वो शरिया लॉ के तहत करेंगे और जो काउंसिल है वो यहाँ पर लीडर करेगी। लेकिन उन्होंने बोला है कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो भी मेंटेन करके रखेंगे और लिबरल तरीके से अफगानिस्तान को रूल करने की बात बोली है तालिबान के द्वारा। तो चाइना ने बोला है कि जब तक तालिबान अपना गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं कर देता, तब तक चाइना जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।